हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे पढ़ते हुए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? बल के लिए बात कर रहे हैं, बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या बोलता है? इस सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि बहुत सारे आवेश हैं आपके, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं। वो सब आवेश एक आवेश Q0 पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो Q0 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो समझो क्या है, यहां पर बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, Q4 डॉट 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 Qn। ठीक है, और यहां पर अपन ने क्या ले लिया? एक आवेश ले लिया Q0। ठीक है, इन सब के कारण इस पर लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, तो ये आपकी दूरी हो गई कितनी? R1। ये आपकी दूरी हो जाएगी कितनी? R2। ये आपकी दूरी हो जाएगी आपकी R3। ये दूरी हो जाएगी आपकी R4 और ये दूरी हो जाएगी आपकी Rn। ठीक है, अब लगने वाला जो परिणामी बल होगा F निकालना, F सदिश निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये इस पे बल लगाएगा तो कहां पर लगाएगा? ये R1 की दिशा में ही लगाएगा। ये हो जाएगा आपका F1 सदिश। ये जो बल लगाएगा वो R2 की ही दिशा में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका F2 सदिश। ये जो होगा वो कहां लगाएगा? R3 की दिशा में लगाएगा, F3 सदिश। मैंने कुछ नहीं किया, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया तो F1, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया तो F2, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया तो F3, इसी लाइन को आगे बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका F4, और इसी लाइन को आगे बढ़ा दूंगा तो आपका ये हो जाएगा Fn। ठीक है, तो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? जो परिणामी बल होगा, इन सब का जो परिणामी बल होगा या कुल बल होगा वो प्रत्येक बल के योग के नहीं, प्रत्येक बल के सदिश योग के बराबर। डायरेक्ट टोटल जोड़ नहीं देना, इनका आपका वेक्टर सम करना है। वेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि किस तरह से हम वेक्टर का सम करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, वे जहां F1 सदिश क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 R1 का स्क्वायर, और सदिश के लिए R1 कैप, क्योंकि जो दिशा है वो R1 की दिशा में, इसलिए R1 का इकाई सदिश। F2 सदिश क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बटे R2 का स्क्वायर, R2 का कैप। F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 बटे R3 का स्क्वायर,
R3 का कैप, डॉट 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 चलते जाएंगे तो Fn सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 Rn का स्क्वायर Rn का कैप। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, F1 सदिश कॉमा F2 सदिश तथा कॉमा डॉट 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 Fn सदिश का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश और Fn सदिश का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो आपका F सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बटे R1 का स्क्वायर R1 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 का कैप डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn का कैप। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 का कैप प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 का कैप डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn का कैप। ठीक है, अब इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 समेशन I का मान 1 से लेके n तक जा रहा है Qi अपॉन Ri का स्क्वायर Ri का कैप। ठीक है, I की जगह 1 2 3 इस तरह से रखते जाओ और जोड़ते जाओ, ये सूत्र हो जाता है। लेकिन जब अपन सवाल करने जाते हैं तो इसका यूज नहीं होता, वहां पर आपको सदिश योग जो आपने 11वीं में पढ़ा था, मतलब 2 सदिशों का परिणामी सदिश, 3 सदिशों का परिणामी निकालना है, तो उस तरीके से आपको परिणामी सदिश निकाल के आपको बल का मान निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, ध्यान देखेंगे। ठीक है, वैसे और भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, कोण का मान आपको निकालना पड़ेगा, जो चित्र दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कोण, दूरी भी आपको निकालनी पड़ेगी चित्र के अनुसार। ठीक है, ये आपका प्रश्न अपन कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है, क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम तथा 2 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं तथा त्रिभुज की भुजा की लंबाई त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो 3 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले तो चित्र बना लिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके 3 शीर्ष हो गए, ए बी सी। ए पर कितना रखा है, 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, बी पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा और सी पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा। ये सब क्या है, धनावेश है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि इस पर 3 माइक्रो कूलम पर लगने वाला परिणामी बल निकालो। तो 3 को छोड़ के अब कितने आवेश बचे? 2। तो कितने बल लगेंगे? 2। एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। ये किधर लगाएगा? ये दोनों धनावेश हैं, मतलब एक जैसे हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इधर लगा देगा F1। ठीक है, ये इधर लगा देगा कितना? F2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि F1 कितना होगा। ठीक है, अब चूंकि यहां पर अपन इकाई सदिश नहीं दिया है तो अपन क्या करते हैं, सदिश फॉर्म में नहीं निकालना है। हाँ, चित्र बन रहा है तो इनका परिणाम ही हम निकाल सकते हैं, चित्र के अनुसार निकाल सकते हैं। अभी तो केवल परिमाण निकालना है। तो F1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये Q0 मान लो, ये 0 मान लो, Q0, इसको Q1 मानना, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 गुणित Q0 कितना है? 3 × 10⁻⁻6, 3 माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम को बदलना पड़ेगा, गुणित Q2 क्या है? 2 × 10⁻6 बटे R कितना है? 3 × 10⁻2 का वर्ग। ठीक है, इसको अगर मैं हल करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, ये 3 का 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 10 की घात क्या हो जाएगी? 9 और -12 -3 और ये 4, तो आपका हो जाएगा 10 की घात 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन बल हो जाएगा। ये F1 हो गया। F2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसका मान वही है 9 × 10⁻9, Q0 वही 3 × 10⁻6, ये 2 × 10⁻6 और दूरी भी वही कितना है? 3 × 10⁻2 का वर्ग। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन आ जाएगा। अब F1 F2 मिल गए, इनको डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, इनका क्या करना है? सदिश योग करना है। तो दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण आपको पता है। सर कोण कहां पता है? कोण तो नहीं पता है। अरे बेटा पता है। कैसे पता है? ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर 60 है तो ये शीर्ष विमुख कोण क्या हो गया? 60। ठीक है, तो दो सदिश हो गए, उनके बीच का कोण पता है, तो परिणामी सदिश आप निकाल सकते हो। तो F बराबर क्या हो जाएगा? रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। हाँ, ये दोनों सदिश के बीच में अगर ये क्या होता? ऋणात्मक होता तो ये इधर लगता, फिर ये वाला कोण आपको निकालना पड़ता। तो ये 60 हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 120 हो जाता। तो वो ध्यान रखेंगे आपको सदिश योग कैसे निकालना। तो F बराबर रूट में 60 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुणित 60 गुणित 60 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2। तो 2 से ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली F बराबर 60 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा? 1 + 1 + 1, तो F बराबर 60√3 न्यूटन। ये आपका बल का मान हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। और भी कई चित्र बना के कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से चैट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। सर इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं और भी प्रैक्टिस करवा दो, तो बिल्कुल मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? आवेश वितरण की। किसकी बात कर रहे हैं? आवेश वितरण की। आवेश वितरण कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा आवेश वितरण की। समझिए आवेश वितरण क्या होता है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये अपन सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, आवेश वितरण सबसे पहले आता है रेखीय
आवेश वितरण। ठीक है, तो यदि आवेश किसी तार पर उपस्थित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, समझिए कि कोई तार है, इस पर अगर आवेश उपस्थित है तो इस पर जो आवेश वितरण होगा वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है, अब रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे L, या लैम्डा बराबर dQ बटे dL। ठीक है, अगर रेखीय आवेश घनत्व एक समान है तो Q बराबर क्या होगा? यदि रेखीय आवेश घनत्व एक समान है, ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। और यदि रेखीय आवेश घनत्व घनत्व एक समान नहीं है, यानी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा समाकलन किसका? लैम्डा गुणित dl का, क्योंकि लैम्डा का अलग अलग मान है तो आप क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। अच्छा, लैम्डा भी L के पद में होना चाहिए। ठीक है, या फिर L को R या किसी और पद में परिवर्तित आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मात्रक किसका? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? कूलाम प्रति मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका? मीटर का L इनवर्स, कूलाम का AT। ठीक है, L इनवर्स AT, ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद अपन बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व की। किसकी बात करेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो जब आवेश किसी वस्तु की सतह पर उपस्थित हो
उपस्थित हो तो जब आवेश किसी वस्तु की सतह पर उपस्थित हो तो उस आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो उस आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है? किसी वस्तु की एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई सतह है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश है तो उसको क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे A, या सिग्मा बराबर dQ बटे dA, या dQ बटे ds। पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान, ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा गुणित A। और यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान नहीं है, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान नहीं है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन सिग्मा गुणित ds या सिग्मा गुणित dA हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा होता है? मान के चलो ये सतह है, ठीक है, इस सतह पर आवेश वितरित है तो इसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। और इसके एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका मात्रक। क्या होगा इसका मात्रक? आवेश का मात्रक होता है कूलम, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो आपका मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है? L, नीचे है तो -2, कूलम का क्या हो जाएगा? 80। ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। तो आपका विमीय सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। बेटा मैं इतना लिख इसलिए रहा हूं कि आप भी नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से आंखों पर भी
असर पड़ता है। तो आप साथ में बनाते जाइए नोट्स और बाद में अपनी कॉपीज। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम वीडियो से याद कर पाए। ठीक है, वीडियो से आप समझ सकते हैं, याद आपको अपनी कॉपी से ही करना पड़ेगा, बार बार उसको यूज करना है। तो बिल्कुल आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें और कोई समस्या आती है बिल्कुल मेरे को बताते रहें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक है, जब आवेश किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर एक समान रूप से या किसी वस्तु के अंदर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो उस आवेश वितरण को, आवेश वितरण को आयतन, आयतन आवेश, आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अब आयतन आवेश वितरण हो गया, मतलब कोई वस्तु है उसके अंदर पूरी जगह पर क्या है, आवेश उपस्थित है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आयतन आवेश घनत्व की। किसकी, आयतन आवेश घनत्व की। क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, जैसे अभी तक अपन ने बाकी सारे घनत्व पढ़े हैं वैसे ही आयतन आवेश घनत्व होता है किसी वस्तु के, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर उपस्थित, उपस्थित आवेश के मान को, आवेश के मान को, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के मान को उसका आयतन, उसका आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसके अंदर हर एक जगह पर आवेश उपस्थित है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। ठीक है, और आयतन आवेश का सूत्र क्या हो, ऐसे आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे, आवेश बटे आयतन। क्या हो जाएगा, आवेश बटे आयतन। आयतन आवेश घनत्व बराबर आयतन बटे, सॉरी, आवेश बटे आयतन हो जाएगा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बटे वी, या रो बराबर डी क्यू बटे डी वी। ठीक है, यदि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व एक समान है, एक समान है, तो आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा रो गुणित V। ठीक है, और यदि आयतन आवेश घनत्व एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर समाकलन रो dv। ठीक है, Q बराबर समाकलन रो dv, ये आपका आवेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मात्रक,
इसका मात्रक। किसका मात्रक? आपका आयतन आवेश घनत्व का मात्रक। ठीक है, तो आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम, आयतन का मीटर क्यू, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर क्यू इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, ठीक है, तो मीटर का क्या हो जाएगा? L-3, कूलम का क्या हो जाएगा? 80, तो L-3 80, ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? ये आपका आवेश घनत्व हो गया, स्थिर विद्युत बल हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की। तो समझो क्या होता है विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र अगर हम और हिंदी में जान, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इलाका। क्षेत्र मतलब इलाका। तो इलाका किसका भाई? जहां पर जिसकी दादागिरी चलती है उसे उसका क्या बोलते हैं? इलाका। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर में क्या है कि यहाँ के जो नेता है वो कौन है? कैलाश विजयवर्गीय जी हैं या मिंदोला जी हैं और भी कई हैं। तो जिनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उनकी चलती है तो वो उनका क्या कहलाता है? इलाका। जैसे मेरी कोचिंग है तो वहां पर किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, वो मेरा इलाका कहलाएगा। तो जहां पर जिसका बल लगता है या जिसकी चलती है वो उसका इलाका कहलाता है। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र मतलब जहां पर विद्युत की चलती है वो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत का इलाका कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसी आवेश के आसपास का, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जो बल लगता है उसका क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर चुंबकीय बल लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। कहीं पर गुरुत्वीय बल लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है कि किसी आवेश के आसपास का वह स्थान जहां पर विद्युत बल कार्य करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कभी भी पूछे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो किसी आवेश के आसपास का वह स्थान जहां पर विद्युत बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, ठीक है, बल बटे आवेश, E बराबर F बटे Q, E बराबर F बटे Q। यह एक सदिश राशि है, ठीक, तो E सदिश बराबर F सदिश बटे Q, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बल की जो दिशा होगी, ठीक है, अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होगी, और अगर आपका ऋण आवेश है तो आपका बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होगी। ये अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। इसका मात्रक लिख लो, इसका मात्रक, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का कूलम, ठीक है। इसी को हम वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, विभव बटे दूरी, ये भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है, यानी विभवांतर बटे दूरी, ये आपका क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। उसके अलावा न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, m_l_t_2, ठीक है। कूलम का क्या हो जाएगा, 80, तो अंततः इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m_l_t_3a-1, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, ठीक है। अब F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, तो F सदिश बराबर Q इंटू E सदिश। अब ये धनात्मक होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी, अगर ऋणात्मक होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो धनावेश के लिए बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और ऋणावेश के लिए बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है। अब इस पे सवाल भी आ जाता है, सवाल कैसा आ जाता है, क्या है कि जैसे कोई आवेश है, ठीक है, यहां पर दो प्लेट है, ठीक है, जैसे आपका धनावेश है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है, ये धनावेश आपने ले लिया Q, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं ये विराम अवस्था में या नियत वेग से गति कर रहा है, तो दोनों ही केस में इस पे लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सर इस पे तो केवल विद्युत बल लग रहा है, एक गुरुत्वीय बल भी लगता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, विद्युत बल क्या हो जाएगा, Q गुणित E, और गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, M बटे G। तो आपका QE बराबर M बटे G। इसमें से ये 4 पैरामीटर होते हैं, G जनरली आपको दिया नहीं जाता, तो 3 में से कोई से भी 2 पूछ लेते हैं। अच्छा, E बराबर क्या होता है, V बटे D। D क्या हो जाएगी, इन प्लेटों के मध्य की दूरी, और V क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो कई बार क्या हो जाएगा, QV बटे D बराबर mg। इस पे भी आपका क्या आ जाता है, सवाल आ जाता है, ठीक है। धनावेश लेना है तो नीचे वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव। ऋण आवेश होता तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, क्यों, क्योंकि बल की दिशा क्या हो जाती, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाती। तो इस पर भी आपके क्या आ जाते हैं, सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक जो आता है वो क्या आता है,
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली जो हेडिंग आएगी आप लिख लेंगे, अगली हेडिंग आएगी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण आपको क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको मानना पड़ेगा कि बिंदु आवेश है, कितनी दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो माना कि एक आवेश, Q बिंदु O पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य आवेश Q0 एक दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो बोर्ड में अगर ये डेरिवेशन आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी ये सारी चीजें रामायण महाभारत जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में जितना आप अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखते हो उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेंगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, तो आपको ये पूरा लिख के कर देना है, और क्या सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, माना कि एक आवेश Q बिंदु O पर रखा, तो ये बिंदु O लिया, यहां पर आपने क्या रख दिया, आवेश Q रख दिया। ठीक है, अब इससे R दूरी पर, ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या ज्ञात करनी है। ठीक है, माना कि एक अन्य आवेश Q0 बिंदु P पर रखा है। ठीक है, एक अन्य आवेश बिंदु P पर रखा है, तो यहां पर आपने क्या रख दिया, Q0 रख दिया, कहां पर, बिंदु P पर। ठीक है, तो Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, तो Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। ये किससे हुआ, कूलम के नियम से। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कह रही है। ठीक है, परिभाषा से तो आपको बताया वो क्या बोलती है, E बराबर F/Q0। जिस आवेश पर बल लग रहा है उसी आवेश से आपको क्या करना है, भाग करना है। जिस बिंदु पर आपको बल निकालना है उस पर जो आवेश रखा उससे आपको भाग करना है। तो E बराबर F/Q0। F का मान रखने पर तो ये E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r² Q0।
तो Q0 से Q0 कट जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। सदिश रूप, ठीक है। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बल की दिशा में होगी और बल की दिशा आर की दिशा में होती है। तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² r²। ये आपका सदिश रूप हो जाता है। तो ये हो गई आपकी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके आगे अपन को बहुत सारी चीजें और डिस्कस करनी है, तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल यानी सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं। एमपी बोर्ड में सवाल कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा, अगर चूंकि अब एनसीईआरटी हो गया तो अब सवाल पूछे जाएंगे, धीरे धीरे सवालों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करें, नहीं आता है तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चैट के ऑप्शन में आपको ऐप पर चैट का ऑप्शन मिल ही जाता है, वहां से आप चैट करके बता सकते हैं। इवन लाइव क्लासेस जब भी रहेंगी तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जनरली हम चैप्टर के एंडिंग में ही करेंगे कि चैप्टर एंड हो गया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, थ्रू आउट आपने देख लिया, तो अपन उसकी लाइव क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।